हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से। अ, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली विभाग में जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है उसके बारे में। उसका थोड़ा बेसिक बातें करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और सैलरी क्या रहती है प्रोबेशन में, आफ्टर प्रोबेशन, और पोस्टिंग लोकेशन, आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी और काम कैसा रहेगा, 5 डे वीक है यानी, ये सब सारी बातें करेंगे। और थोड़ा लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसमें ये कवर नहीं कर रहा हूँ कि कितनी वैकेंसी है और टीएसपी एरिया में कितनी है, नॉन, आपने फॉर्म भर दिया होगा तो हम डायरेक्ट सिलेबस से बात करेंगे। हाँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है और जो बिजली विभाग की जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है, इनमें थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न में और सिलेबस में डिफरेंस रहता है। क्योंकि बिजली विभाग आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम करवाते हैं, एक सेपरेट एंटिटी के थ्रू। तो इनका पेपर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर कॉमर्स का भी थोड़ा अच्छा लेवल होता है और रीजनिंग वगैरह थोड़ा अच्छे लेवल की आती है। और आरपीएससी में थोड़ा बेसिक कॉमर्स आता है, 11 12 केवल। और राजस्थान सर्विस रूल्स वगैरह वो वहाँ पर एडिशनल चीज़ें आती है। वहाँ पर राजस्थान जीके वगैरह इनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। इसके अंदर हमारा पेपर इसमें 200 नंबर का होगा टोटल। ऑनलाइन पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, रिटर्न पेपर नहीं होगा। और एक ही दिन सेम ड्यूरेशन में आपका पेपर हो जाएगा। बस कॉमर्स पार्ट के लिए आपको सेपरेट टाइम मिलेगा और पार्ट बी के लिए आपको सेपरेट टाइम मिलेगा। ठीक है। इसमें 200 नंबर में से 60% वेटेज, मतलब 120 नंबर आपका कॉमर्स पार्ट रहेगा और 80 नंबर, 80 मार्क्स आपका दूसरा पेपर जिसमें राजस्थान जी के, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ रहेगी। ठीक है। तो हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉमर्स पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे। इसमें यह मैं आपको बता दूं कि आपको मिनिमम एक स्कोर है जो दोनों पार्ट में लाना रहेगा। जैसे किसी की कॉमर्स अच्छी है और पार्ट बी में अगर मान लो अच्छा नहीं है, जैसे सीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सीए इंटर के, सीए फाइनल वाले, तो उनको पार्ट बी की प्रॉब्लम रहती है। तो उनको मिनिमम 24 नंबर, मतलब 80 में से 24 नंबर उनको मिनिमम लाने ही रहेंगे। और अगर वो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनको 16 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे। ठीक है। और लेकिन इस इतना तो हमें वैसे भी लाना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन करना है, कट ऑफ में आना है, तो मिनिमम मैं मानता हूँ 30 नंबर, 25 30 नंबर तो आपके आने चाहिए सेकेंड पार्ट में, अगर आपका कॉमर्स अच्छा है तो। और पार्ट वन में आपका जैसे 120 नंबर है तो इसमें मिनिमम आपको 36 नंबर और रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 नंबर ये आपको लाने होंगे, जिससे आप फिर कट ऑफ के लिए एलिजिबल होगे। इसके बाद सिलेबस में जो आपको दिया हुआ है, जो 4 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, लागत लेखांकन और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट्सेट्रा। तो इसमें मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपका जो शेयर्स की एंट्री होती है, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने होते हैं। जैसे अगर अंश डिस्काउंट पर इशू किए हैं या फिर प्रीमियम पर इशू किए हैं, तो और आपको ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, तो आपको प्रीमियम जोड़कर या डिस्काउंट घटाकर नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। शेयर्स की एंट्री आ सकती है। और एक दो डेप्रिसिएशन रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे जो डब्ल्यू है और एसएलएम मेथड है, उनमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से रिलेटेड। और बेसिक कुछ डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आ सकता है कि आपने इस अकाउंट में कोई, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पिछली बार 2 3 क्वेश्चन आए थे कि आपने राम को क्रेडिट करना था 500 रुपये से और श्याम को क्रेडिट कर दिया 500 रुपये से, तो इसकी क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, तो वो आपको सोच के ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग लगाना है। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स की हम इसके बाद बात करें तो इनकम टैक्स में जो डिडक्शन वाला जो चैप्टर रहता है, 80C, 80D, 80E वगैरह, उनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 80D से क्वेश्चन आया था कि 80D में कटौती की कितनी लिमिट है, 25,000 है या 30,000 है, जो भी है। तो आपको एक बार इनकी सेक्शन और उनकी लिमिट ये आपको देख लेनी है। इनकम टैक्स में पूरा इनकम टैक्स, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, वो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बेसिक है, टैक्स रेट्स के क्वेश्चंस हैं और सरचार्ज है, टीडीएस की एक दो सेक्शन है,
कॉन्ट्रैक्टर की, और ये सब इनकी लिमिट और रेट्स आपको एक बार देख लेनी चाहिए बेसिक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग के अंदर अंकेक्षक की नियुक्ति और एप्लीकेबिलिटी इन डिफरेंट कंपनीज, मतलब कि प्राइवेट कंपनीज को एक ऑडिटर अंकेक्षण अनिवार्य कब होगा, मतलब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, मतलब जो उसकी कुल बिक्री है उसकी क्या लिमिट्स है, कि एक प्राइवेट कंपनी को, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि कितने करोड़ उसका टर्नओवर होगा तो एक कंपनी को अंकेक्षक मैंडेटरी होगा मतलब रखना। तो ये आपको जो सेक्शंस है इनकम कंपनीज एक्ट में जो सेक्शंस है, जो 134 से लेकर 4-5 जो सेक्शन है, वो आपको उसमें धारा और लिमिट दोनों आपको एक बार देख लेना है, उसमें क्या क्या है, अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है ऐसा, और कूलिंग पीरियड और एक अंकेक्षक का। इसके बाद कोस्ट अकाउंटिंग की हम बात करें तो कोस्ट अकाउंटिंग में जो बेसिक जो टर्म्स हैं, जैसे हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह घटाकर, उसके बाद में फिर इनडायरेक्ट कर प्रॉफिट, वो आपको एक बार टेबल थोड़ी समझ लेनी है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 2-3। एक आर्थिक आदेश मात्रा EOQ जो होता है उसका आपको फॉर्मूला ठीक से देख लेना है, वो √2AO/C। तो उसके अंदर आपको आर्थिक आदेश मात्रा दे सकते हैं और ऑर्डरिंग कोस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे करके आपको पूरा फॉर्मूला ना ठीक से समझना है उसको। और टाइप ऑफ कोस्ट में है तो टाइप ऑफ कोस्ट में जो सेमी वेरिएबल कोस्ट है, वेरिएबल कोस्ट, फिक्स कोस्ट, संक कोस्ट, इन पर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सेमी, वो जो अलग अलग विक्रय के लेवल दे देंगे और उसके अंदर जो सेमी वेरिएबल कोस्ट है वो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा उसको, कि इसमें से आप वेरिएबल कोस्ट निकालो, फिक्स कोस्ट निकालो, ऐसा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आ सकता है जो पिछली बार आया था जैसे। और एक लास्ट में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एडवांस कोस्ट वगैरह। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेवरेज है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें डायरेक्ट आपको लेवरेज नहीं निकाल कर आपको जैसे फाइनेंशियल लिवरेज और EBT वगैरह दे देंगे और आपको इंटरेस्ट निकालने को हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला जैसे EBIT/EBT होता है, तो आपको उसमें से इंटरेस्ट निकालना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको एक फॉर्मूले को समझना भी है, केवल फॉर्मूला आप पढ़ लेंगे उससे भी क्वेश्चन नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थोड़े अच्छे आ जाते हैं, बाकी बेसिक आते हैं। इसके बाद पार्ट बी के लिए हम सेपरेट एक वीडियो में बात कर लेंगे। वैसे इस बार जो राजस्थान जीके का थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया है, तो इसलिए थोड़ा वेटेज चेंज हो गया है। पिछली बार राजस्थान जीके का वेटेज 20 से 25 से 30 नंबर का था शायद, साइंस को मिलाकर, और रीजनिंग 20 नंबर की थी, और मैथ्स 12 नंबर, और हिंदी इंग्लिश 9-9 नंबर या ऐसे कुछ था। तो इस बार थोड़ा ये चेंज हुआ है, राजस्थान जीके भी आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। तो राजस्थान जीके में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर जैसे आप कॉमर्स के CA वाले प्रॉपर स्टूडेंट हैं तो आपको पार्ट बी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप इसमें रीजनिंग मैथ्स को पहले कवर करिए, और राजस्थान जीके में जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो थोड़ा स्टैटिक पार्ट है उसको आप पहले कवर करें। और जो नॉन CA बैकग्राउंड से हैं जिनकी ये पार्ट अच्छा है, तो उसमें आप ये पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उसको भी, कॉमर्स वाले पार्ट को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे सैलरी और जॉब लोकेशन के पहले हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि जैसे लास्ट टाइम कट ऑफ JVVNL में जो जनरल की कट ऑफ 113.5 के अप्रॉक्स थी, तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि अगर आपकी इस बार भी अगर आप टारगेट करके चलते हो 115 नंबर से 120 नंबर, क्योंकि वैकेंसी कम है तो थोड़ी कट ऑफ ऊपर जा सकती है, तो आप अगर 120 नंबर का टारगेट करेंगे तो आप श्योरिटी आपके पास आ जाएगी, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो रहा है। तो इसमें आप अगर कॉमर्स में अच्छे हैं तो आप ये टारगेट करें कि 30 तो आप पार्ट बी में स्कोर करने की कोशिश करें, और 70 से 80 नंबर से ज़्यादा आप कॉमर्स में लाएं। और अगर आपका पार्ट बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको कम से कम 60 नंबर तो पार्ट 1 में टारगेट करना चाहिए। ओवरऑल रिजर्व कैटेगरी में आप हो, SC ST, तो आप 90+ का टारगेट करें, और अगर आप जनरल OBC में हो तो आप कम से कम 115 से 120 नंबर इससे ऊपर आएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। पिछली बार जिनके 130 से ऊपर नंबर थे उनकी टॉप, JVNL की बात कर रहा हूँ, उनकी टॉप राजस्थान में 10, 11, 12 ऐसे रैंक थी, अगर 130 नंबर के ऊपर आप आ जाते हैं।
तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद सैलरी की बात करें हम, तो सैलरी में जो 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, इसके अंदर आपकी सैलरी पीएफ हटाकर 12%, 23,700 में से आपकी सैलरी लगभग जो अकाउंट में आएगी वो 20,856 रहेगी। और प्रोबेशन के बाद जब आप रेगुलर हो जाओगे तो आपकी सैलरी 40,000 से 42,000 के बीच रहेगी, नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपकी 45-46 हज़ार रहेगी, लेकिन जैसे आपकी जयपुर में या सिटी में पोस्टिंग है तो 41,500 रुपये, और कहीं रूरल एरिया में पोस्टिंग है तो 39,000 से 40,000 के बीच रहेगी सैलरी। जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो जॉब प्रोफाइल जो बेसिक अकाउंटिंग वर्क और थोड़ा अलग टाइप का भी आपको काम मिल सकता है, बिलिंग का। अगर आपकी हेड ऑफिस या जयपुर में कहीं पोस्टिंग होती है तो आपको बजट वगैरह, बिलिंग वगैरह ऐसा काम मिलता है। और आपकी सब डिवीज़न पोस्टिंग होती है तो आपको मतलब जो पब्लिक डीलिंग है, बिलिंग है, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। सैलरीज दोनों में सेम ही रहती है। और बिजली कंपनियों में 5 डे वीक है तो आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो जैसे आप जो इस बार शायद रैंकिंग के हिसाब से आपको पोस्टिंग एलोकेट होगी, तो जेवीवीएनएल का जो एरिया है वो सबसे बड़ा रहता है। जेवीवीएनएल में आपको जो ये भरतपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, अलवर, ये सारा एरिया, जयपुर, ये सब आपको जेवीएनएल में आएगा। और अगर आपने एवीवीएनएल से फॉर्म भरा है तो एवीवीएनएल में आपका नागौर, थोड़ा शेखावाटी बेल्ट और अजमेर और उसके आसपास के एरिया में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और जेडीवीएनएल में आपको जोधपुर, बीकानेर, पाली, उस साइड में आपकी पोस्टिंग रहेगी। और प्रसारण और उत्पादन से अगर आपने फॉर्म लगाया है तो इसमें आपको जयपुर भी पोस्टिंग मिल सकती है और ऑल ओवर राजस्थान कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और कोई कॉमर्स का और कोई आपको सेपरेट गाइडेंस चाहिए हो या फिर पार्ट बी की स्ट्रेटजी चाहिए हो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उनको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।